फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एजुकेटर संदीप एम कामले। फिर से आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, दैट इज़ द एनवायरमेंटल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स। फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट 1 वीडियो रहेगा क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 11 कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स को कवर करेंगे। ठीक है, और बाकी के जो 11 होंगे वो मैं अपने अगली वीडियो में आपको मैं इसका अपडेट दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन इज नथिंग बट द फॉर्मल मीटिंग विच इज़ बिन डन बाय द वेरियस कंट्रीज। ठीक है, और प्रोटोकॉल का मतलब होता है गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉ। ओके, सो ये आपके यूपीएससी के आईएएस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यूपीएससी के अलग एग्जाम्स भी होते हैं जैसे कि एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, ठीक है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और स्टेट एग्जामिनेशन हो, कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन हो, कर्नाटका, दिल्ली, चंडीगढ़, कोई भी हो, कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन हो, उसमें भी इम्पोर्टेंट है ये। प्लस आपके एसएससी एग्जामिनेशन में भी इम्पोर्टेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्ट करता है। प्लस बैंकिंग और कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है दैट इज़ ऑफिसर्स ड्रीम, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि अपने अलग अलग फील्ड में ऑफिसर बने, अपने सपनों को पूरा करें। और मैं दोस्तों आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड हम्बलनेस फॉर माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक दैट इज़ environmental convention and protocols. So here you can see that the chronological order, ये जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ that has been like pasted over here in a chronological order। सारे chronological order में यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए, पहले हम बात करेंगे अबाउट द रामसर कन्वेंशन। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, आई विल बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्रिस्पी अबाउट माई टॉपिक एक्सप्लेनेशन, सो दैट आपका जो ध्यान है बस मेन पॉइंट पे होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन अबाउट दिस रामसर कन्वेंशन। बेसिकली इसका हेडक्वार्टर ईरान में आता है और इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था इन द ईयर 1971। ये किस चीज से रिलेटेड, इसका पर्पस क्या है बताइए। इसका पर्पस है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड। दोस्तों, वेटलैंड का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रकार का एक डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम होता है, ठीक है, जहां पे पानी होता है वाटर सरफेस के ऊपर। हालांकि नदी की तरह इस तरीके का पानी नहीं होगा, लेकिन इट इज फ्लडेड बाय द वाटर। और ये परमानेंट भी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब बारिश के टाइम पे भी पानी जमा हो सकता है या तो फिर थ्रू आउट द ईयर हो सकता है, मतलब पूरे ही साल में वहाँ किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पानी जमा हो सकता है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो मात्रा रहता है, ओके, वो प्रिवेल रहता है, मतलब बन रहा होता है उस प्रोसेस में, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन क्या हुआ जब रामसर कन्वेंशन बनाया गया था। सबसे पहला जो कंक्लूजन निकल के बाहर आया दैट वाज वाटरफॉल कन्वेंशन। देखो, वाटरफॉल एक प्रकार का बर्ड होता है, ठीक है, ये एक बर्ड होता है जो पानी में रहना पसंद करता है और कभी कभी जमीन पे भी आता है। आपका बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा मैं अबाउट डक। डक इज ऑल्सो अ वाटर बर्ड। ओके, सो वाटरफॉल एज वेल एज डक बोथ आर एज अ वाटर बर्ड जो पानी में रहना पसंद करते हैं, स्पेशली जहां पे वेटलैंड्स हो, ठीक है, वहां पर आपको दिखेंगे। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि इंडिया भी रामसर कन्वेंशन का मेंबर है, आपको भूलना नहीं है। और अब तक एज पर द ईयर 2020 हमारी इंडिया से ओनली 27 रामसर साइट्स को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है बाय रामसर कन्वेंशन, ठीक है। हर साल इसका अपडेट होता है और इंडिया का जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, वो किसी ना किसी साइट या लोकेशन को भेजता है टुवर्ड्स द रामसर कि आप देखिए कि क्या ये पर्टिकुलर जगह वेटलैंड के कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। प्लीज़, अगर आता है तो आप इसे कंसिडर कीजिए अंडर द एक्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट रामसर कन्वेंशन, जो जिसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था इन द ईयर 1971।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। बाय द वे दोस्तों, स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, ठीक है। और स्वीडन आप जानते हो एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो नॉर्वे के आसपास आता है, नॉर्वे और यूरोपियन नेशंस का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये स्टॉकहोम जो डिक्लेरेशन था वो 1972 को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसको ओरिजिन में लाया गया था। ये किस चीज़ से रिलेटेड बताइए? ये इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑन एनवायरमेंट से रिलेटेड है, मतलब जितनी भी एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्टिविटी है उस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका आउटकम क्या हुआ? इसका आउटकम आपको निकल के आता है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। फुल फॉर्म है यूनेप का, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। और यहाँ से ही आप देख सकते हो कि इको फ्रेंडली या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्लोरा एंड फोना का जो कंजर्वेशन है उसका प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है। दैट इज स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। आप मेरी वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों, और आपको एक चीज़ ध्यान में आएगा कि हाँ, हमें हर सारी चीज़ें याद आ रही है और कोई भी चीज़ आपके एग्जामिनेशन में मिस नहीं होगा, ठीक है। प्लीज़ नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। इसका जो एब्रिवेशन है दैट इज साइट्स। साइट्स का एब्रिवेशन फुल फॉर्म क्या है बताइए? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। अब आपको मैं बताता हूं कि ये 1973 को इसको लाया गया था, और ये प्रिवेंट करता है दोस्तों, ये कंट्रोल और प्रिवेंट करता है जितना भी कमर्शियल ट्रेड होता है जो बिजनेस एक्टिविटी के लिए होता है ना, जो मिसयूज करते हैं, ठीक है। जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज को काट के, या तो फिर उसके, मान लीजिए अगर मैं आपको फ्लोरा की बात करूंगा। फ्लोरा का मतलब होता है दोस्तों जो प्लांट के बारे में बात करते हैं ना, अबाउट द प्लांट्स, अबाउट द ट्रीज, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट फोना, फोना इज रिलेटेड टू द एनिमल। एनिमल किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, देखिए एंडेंजर्ड स्पीसीज जो इंडिया में है, ठीक है, जो फोना की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप लीजिए बंगाल का टाइगर, जो एंडेंजर्ड की लिस्ट में आता है। एंडेंजर्ड का मतलब ये होता है कि ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो आगे जाके एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आज के दौर में अगर हम डायनासोर की बात करेंगे, डायनासोर अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पहले एक टाइम पे वे भी एंडेंजर्ड हुए होंगे, ठीक है। सेकेंड आप एग्जांपल लीजिए एशियाटिक लॉयन, जो हमारे गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, दैट इज इन गुजरात। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हो गए अबाउट द फोना। अब फ्लोरा में भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मिल्क वॉट नाम का एक ट्री होता है जो फ्लोरा की कैटेगरी में आता है। और इवन और एक ट्री का नाम है दैट इज बर्ड्स फूट। तो ये बर्ड्स फूट और मिल्क वॉट कुछ रेयर ट्रीज की स्पीसीज में आते हैं जो एंडेंजर्ड है इन द फ्लोरा कैटेगरी। तो इसके कमर्शियल ट्रेड को रोकना है, ठीक है। अब कौन बोलता है इसके बारे में? साइट्स बोलता है। और वो चीज़ कमर्शियल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें एक्सटेंशन को रोकना है, वो बेसिक मकसद है। और साइट्स के बाद, साइट्स को हम लोग वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। अब मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि विच पर्टिकुलर कन्वेंशन इज नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन, तो आपको साइट्स पे राउंड करना है, ठीक है, टिक मार्क करना। और ये लीगली बाइंडिंग है दोस्तों। जो भी मेंबर्स होंगे साइट्स के, उन्हें हस्ताक्षर करना पड़ेगा, उन्हें साइन करना पड़ेगा कि वे अपने कंट्री में इस चीज़ के कमर्शियल ट्रेड को रोकेंगे, ठीक है। अगर नहीं रोकेंगे तो उस पर्टिकुलर कंट्री के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कौन लेगा? साइट्स लेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नाउ इसी सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ हम चीज़ सीखेंगे अबाउट द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते हैं फ्रॉम सीजन टू सीजन। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रैवलिंग करते हैं इन अ पर्टिकुलर सीजन। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1979। और ये माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। कुछ बर्ड्स होंगे, कुछ एनिमल्स होंगे, उनका कंजर्वेशन करना है जो माइग्रेट है, जो अपने किंगडम को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं फॉर द चेंज, ठीक है। अब इसको हम लोग बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं, ठीक है। बॉन एक प्लेस है जो जर्मनी में आता है दोस्तों,
और ये यूनेप के अंडर में आता है, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंडर में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट नैरोबी। नैरोबी डिक्लेरेशन, बाय द वे नैरोबी इज ए कैपिटल ऑफ केनिया। ठीक है, केनिया एक कंट्री है दोस्तों, ठीक है, सो दैट इज देयर। एंड एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था नैरोबी डिक्लेरेशन का? 1962, आपको भूलना नहीं है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मतलब आप अपने कंट्री का डेवलपमेंट कीजिए प्लस एनवायरमेंट का भी डेवलपमेंट कीजिए, हार्म मत कीजिए, बेसिक मकसद वो था। और ये 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम के टाइम पे, जो 10th एनिवर्सरी था, ईयरली एनिवर्सरी, उस टाइम पे नैरोबी डिक्लेरेशन का साइनिंग किया गया था। अगला हम बात करेंगे अबाउट द वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कि ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1985 में, ठीक है, और ये प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। फ्रेंड्स, ओजोन लेयर का मतलब ये होता है कि ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ना 10 किलोमीटर के ऊपर, मान लीजिए कि हमारे अर्थ में कुछ लेयर्स होते हैं। पहला आएगा ट्रोपोस्फियर, बाद में आएगा स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर नीचे है, स्ट्रेटोस्फियर ऊपर है, इसके बीच में आता है ओजोन लेयर, ठीक है। अब स्ट्रेटो यहाँ पर 10 किलोमीटर के ऊपर वाला जो रेंज है वो ओजोन लेयर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। हार्डली आप 6.2 माइल्स की बात कर सकते हो। और यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर जो ओजोन का मात्रा होता है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और ओजोन क्या करता है दोस्तों, सन का जो डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है अर्थ की तरफ, उसको रोकता है। और उसको रोकने की वजह से आप जानते हो कि इससे ह्यूमन को फायदा क्या मिलता है कि स्किन कैंसर का या तो फिर जितने भी कैंसरस चीज़ है उसका खतरा टल जाता है। तो ओजोन हमारे धरती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो आप देखते हो ना कि कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, अब मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया तो ओजोन का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो कम हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी डेंजरस साइन। तो हमें ओजोन का प्रोटेक्शन करना है ताकि जितने भी CO2 निकलते हैं व्हीकल से या तो फिर अदर फैक्ट्रीज से, उसका कॉन्सेंट्रेशन का लेवल कम हो जाए और ओजोन ऐसे ही बना रहे टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेडली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये लीगली बाइंडेड नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि आपको एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाएगा, आप उसको कंप्लीट करना ही करना है। हाँ, हालांकि जितने भी नेशंस हैं जो इसके मेंबर्स हैं वियना कन्वेंशंस के, वो आराम से मतलब अपनी कोशिश कर सकते हैं टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। लेट्स गो अहेड गाइस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस चार्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए फ्रेंड्स, जितना भी मैंने कन्वेंशन यहाँ पर लिख रखा है सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो आपको मिस आउट नहीं करना है। एग्जाम में कभी कभी आपको बोलते हैं कि सेट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, सेट दिस पर्टिकुलर MCQs इन अ सीक्वेंस वाइज, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1987 में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड, ठीक है, जो भी ओजोन डिप्लीटिंग, जो ओजोन लेयर को असर करता है जितने भी सब्सटेंस, उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, ये राइटिफाइड, ये यूनिवर्सल ट्रीटी है, ठीक है, सारे मतलब जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं उन्होंने साइन किया हुआ है, लीगली बाइंडिंग है। अगर आपने इसकी तरफ कोशिश नहीं किया तो आपके इस कंट्री के खिलाफ या तो इस मेंबर के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और ये टारगेट करता है कि ओजोन डिप्लीशन का लेवल बना रहे, मतलब ऑप्टिमम बना रहे। और ये ग्रीन हाउस गैसेस को कंसिडर नहीं करता, जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब हम बात करेंगे अबाउट ब्रंटलैंड रिपोर्ट। फ्रेंड्स, ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है। जैसे कि आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे ओजोन के कॉन्सेंट्रेशन लेवल को कम करता है। और दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं यार, मीथेन इज ऑल्सो वन अमॉन्ग द एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस गैस एंड इवन नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारे इंपॉर्टेंट गैसेस है। कभी कभी हमारे व्हीकल्स, 4 व्हीलर 2 व्हीलर हैवी व्हीलर से भी मतलब पॉल्यूट होता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में इसको लाया गया था। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है और यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, इस कॉन्सेप्ट का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट अर्थ समिट या तो फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट और दैट इज डेवलपमेंट एंड रियो डिक्लेरेशन। तीनों के नाम सेम है, ठीक है। इवन यू कैन से रियो डिक्लेरेशन इज अ
अर्थ समिट। ये 1992 को हुआ था, कहाँ पर बताइए, ब्राज़ील में। और ये हमारे एनवायरमेंट और डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है कि हमें एनवायरमेंट का कंजर्व करना है और उसको डेवलपमेंट में लाना है। और इसकी 27 प्रिंसिपल्स है दोस्तों, और इसमें 3 लीगल बाइंडिंग को साइन किया गया था। दैट इज फर्स्ट इज CBD, सेकेंड इज UNFCCC, थर्ड इज UNCCD। ओके फ्रेंड्स, आई विल टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ CBD। बेसिकली दोस्तों CBD का जो फुल फॉर्म है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल, ऑलराइट, सो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फुल फॉर्म है CBD का। एंड UNFCCC का जो फुल फॉर्म है दैट इज, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आता है बॉन, जर्मनी में, UNFCCC का। और UNCCD काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये एक सोल बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दोस्तों, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है बताइए, पेरिस, फ्रांस में आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों लीगली बाइंडिंग का सिग्नेचर किया गया था। मतलब अगर आपने जितने भी मेंबर नेशंस हैं उन्होंने अगर स्टेप्स नहीं लिया, बोल्ड स्टेप्स नहीं लिया, तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो दैट इज लीगली बाइंडिंग। और फ्रेंड्स अगर मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था अबाउट ब्रंटलैंड रिपोर्ट, इसका जो पहला जो नाम था दैट इज वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये फर्स्ट नाम था ब्रंटलैंड रिपोर्ट का, ठीक है। और ये सारी ये कंट्रीज को यूनाइट करता है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट नंबर 1 वीडियो। अब एजेंडा 21 की बात करेंगे। 1992 को साइन हुआ था, रियो में साइन हुआ था। रियो कहाँ पर आता है बताइए, रियो आता है ब्राज़ील में आता है। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अर्थ समिट भी आप कह सकते हो इसे। और ये नॉन बाइंडिंग है, मतलब ऐसे नहीं कि आपको एक स्पेसिफिक टारगेट देंगे, आप आराम से कीजिए, इंप्रूवमेंट लाइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे अबाउट UNFCCC दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका हेडक्वार्टर बॉन, जर्मनी में आता है। ये 1992 का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था दोस्तों। एंड दिस इज क्वाइट रिलेटेड टू व्हाट, ग्रीन हाउस एमिशन टू कॉम्बैट द ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि मीथेन की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले मैं, और वी वर टॉकिंग अबाउट CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनके लेवल को रोकना है सो दैट वी शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। और उससे क्या होगा बताइए, ग्लोबल वार्मिंग का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसका हेडक्वार्टर बॉन, जर्मनी में आता है। ये लीगली नॉन बाइंडिंग है। ऐसे नहीं कि आपको जो भी मेंबर्स होंगे UNFCCC के या तो फिर यूनाइटेड नेशन के, उनको साइन करना ही करना है, दैट इज वॉलंटरली कॉल। और इसमें ये डिसाइडेड किया गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल, दोस्तों क्योटो इज अ प्लेस इन जापान, वॉज नेगोशिएटेड अंडर दिस फ्रेमवर्क। तो इस UNFCCC के बाद क्योटो प्रोटोकॉल की बात किया गया था कि नेक्स्ट जो सेशन होगा UNFCCC का, वो क्योटो में रखा जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो फ्रेंड्स। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो अगेन एंड अगेन। और आपको मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आप रिपीटेडली देखोगे तो आपका पार्ट 1 का जो 11 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है सारे आपको याद हो जाएंगे। बस आपको पेन और पेपर लेना है और रिपीटेडली इसको स्टडी करना है और रिहर्स करना है। Thank you so much friends. If you have any doubt you can ask me. Okay, and thank you so much for your overwhelming support.